Hello बच्चों, let's read the following question. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. क्वेश्चन में हमें एक तो A दिया गया है, दूसरा उसका रीजन R दिया गया है. हमें क्या करना है, 1 से लेके 4 तक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है. We have to select the one if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the given assertion. Then mark 1. Second, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation. Third, if assertion is true statement but reason is false. Fourth, if both assertion and reason are false statements. अब assertion A में क्या बोला है that Kepler's third law of planetary motion is valid only for inverse square forces. Only inverse square forces के लिए Kepler's third law of planetary motion जो है वो valid होता है. And उसका क्या हमें रीजन क्या दिया गया है, only inverse square forces are always central. ओनली इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस ही होती हैं जो कि सेंट्रल होती हैं. तो इस वजह से जो केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है वो इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस के लिए ही वैलिड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. क्वेश्चन में एक तो सेंट्रल फोर्सेस की बात कर रहे हैं. सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस क्या होती है, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है. दिस इज बॉडी 1 हियर, बॉडी 1. अब यहाँ पे हम सेकंड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज बॉडी 2. अब बॉडी 1 का सेंटर ये है, बॉडी 2 का ये है. इनको जो लाइन ज्वाइन करती है वो ये है. तो सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के अलोंग जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, यहाँ पे इस लाइन के अलोंग जो फोर्सेस एक्ट करेंगी दैट आर नोन एज सेंट्रल फोर्सेस. सेंट्रल फोर्सेस आर द वन फोर्सेस acting along the line joining the centers of the bodies. जिन टू बॉडीज के बिटवीन जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है, उन बॉडी के सेंटर्स को लाइन ज्वाइन करती है, जो उस लाइन के लॉन्ग फोर्स जो है वो एक्ट करनी चाहिए. अब सेकंड इसमें बात कर रहे हैं इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस की. इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस, इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस वो होती हैं जो डिस्टेंस के इनवर्स, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, सच दैट 1 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी. उन्हें हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस. तो ये टू फोर्सेस की बात की गई है क्वेश्चन में. अब असर्शन में क्या बोल रहे हैं, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. तो उसको हम ड्राइव करते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ. इसके लिए क्या कंसिडर करेंगे, पहले हम सन के अराउंड प्लैनेट का मोशन कंसिडर करेंगे. लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, सन है, और इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. यहाँ पे ये क्या है, प्लैनेट है. एस हियर रिप्रेजेंट्स सन एंड पी हियर रिप्रेजेंट्स प्लैनेट. पी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है. तो सन क्या करता है, प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अप्लाई करता है. ग्रेविटेशनल पुल क्या करती है, प्लैनेट को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, दैट इज नेसेसिटी टू रिवॉल्व इन सर्कल. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट सेंटीपिटल फोर्स विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. तो जो स्मॉल एम है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ प्लैनेट को, मास ऑफ प्लैनेट. कैपिटल एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सन को, मास ऑफ सन. वी जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी जिसके साथ प्लैनेट जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. आर क्या है, डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस से जो हम डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है. जी क्या होता है, जी हियर इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. फर्दर हमारे पास जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन टी. सर्कमफ्रेंस जितना उसने कवर किया अपॉन जितना टाइम पीरियड था, टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड को. तो इस v के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m के साथ आ गया 2 पाई r का स्क्वायर डिवाइड बाय r के साथ यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि v का स्क्वायर था तो t का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर आ गया. अब स्मॉल m जो है वो बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया
4 pi square r square अपॉन r इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू g इंटू m अपॉन क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया। अब t एंड r की टर्म्स को अगर हम एक तरफ कर लें, अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम t को एक तरफ लिख लेंगे, t एंड r की टर्म्स को, सो वी कैन राइट r स्क्वायर अपॉन r इंटू टी का स्क्वायर, ये r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे r स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर आ जाएगा। सो वी कैन राइट जो r है नीचे वो ऊपर वाली एक r के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, r क्यूब। तो हम टी स्क्वायर इसको इन्वर्ट कर लेंगे, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब लिख लेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम के। अब 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता है, g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ सन दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट टर्म। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हमारे पास किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इन द अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ। हमने इसको ड्राइव कैसे किया, हमने इसको ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सी फोर्स थी, इनवर्स स्क्वायर फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्स स्क्वायर फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो असर्शन में क्या बोला था, that Kepler's third law of planetary motion is valid only for inverse square force। जब हम उसे ड्राइव ही इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस से करते हैं तो वो ओनली किसके लिए वैलिड होता है, इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस के लिए वैलिड होता है। सो assertion is true statement। अब रीजन की बात करते हैं, ओनली इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस आर ऑलवेज सेंट्रल। अब जो हमें रीजन दिया गया है दैट सेज ओनली इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस, ओनली इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस are always central। only inverse square forces क्या होती हैं, always central होती हैं, but this is not necessary, this is not necessary। हमारे पास ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो हमें बोले कि ओनली इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस, जो फोर्सेस हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेंगी वो क्या होंगी, ऑलवेज सेंट्रल होंगी, अदरवाइज फोर्सेस सेंट्रल नहीं होंगी। सो दिस इज नॉट नेसेसरी। तो रीजन क्या है, हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, विच मीन्स असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन हम मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट सेज इफ assertion is true statement but reason is false then mark 3। So 3 is the correct answer for the given question। I hope you understood well. Thanks।